सही फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं भारत एवं विश्व का भूगोल एनसीईआरटी, ये दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है। इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप उसे भी रिवीजन कर लीजिएगा। उसमें 1 से लेकर 5 तक चैप्टर हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, हिस्ट्री का भी पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, उसे भी रिवीजन कर लीजिएगा। इस तरह से आप एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी से लेकर या यूपीएससी का एग्जाम हो, सभी के प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, बस ध्यान से आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। इसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक के न्यू एंड ओल्ड दोनों एनसीईआरटी के एमसीक्यू प्रश्न दिए गए हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, टाइम को बिना बर्बाद किए। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 5 चैप्टर हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। छठा चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से प्रश्न पूछे ही जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंतरिक एवं वन्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण के स्वरूप देखिए, पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण आंतरिक एवं वन्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन महत्वपूर्ण है, देखते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण 2 प्रक्रियाओं से होता है। प्रथम या आंतरिक कह सकते हैं, प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थलों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती हैं तो कहीं धंस जाती हैं। ठीक है, ये आंतरिक प्रक्रिया है के कारण पृथ्वी का सतह कहीं ऊपर उठता है तो कहीं धंस जाता है। दूसरा, जिसे वन्य प्रक्रिया कहते हैं, लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। ठीक है, स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सत्य हैं। पहला कथन है, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं, तो बिल्कुल सही है, अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। पृथ्वी के नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो निक्षेपण, आपको ध्यान देना है। ठीक है, निक्षेपण कहते हैं। और टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया अपरदन कहलाती है। इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? राइट आंसर है अरावली पर्वत। ये विश्व की सबसे वलित पर्वत श्रृंखला है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वलित पर्वत श्रृंखला पुरानी, ठीक है, अरावली। ये कहाँ है? तो ये है भारत के राजस्थान क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन महत्वपूर्ण है। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तर अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, जो कि ये भी वलित पर्वत के ही उदाहरण है। उत्तर अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत, जो कि गोलाकार हैं। ठीक है, एवं उनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। भारत का हिमालय भी वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कथन है, जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं, हिमानी की सटीक परिभाषा है। दूसरा स्टेटमेंट है, पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है, ये श्रृंखला की
बहुत ही सटीक परिभाषा है। पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। तो दोनों सही हैं, तो आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। तो इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। पर्वत एक रेखा क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिन्हें श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स एवं एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती हैं, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है वलित पर्वत कहा जाता है। वलित पर्वत कहा जाता है। इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वलित पर्वत कहा जाता है। शिखर शंक्वाकार होते हैं ऐसे पर्वतों के ऊबड़ खाबड़। ठीक है, जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत के महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? तो कौन से सुमेलित हैं आपको पहचान करनी है। यूराल पर्वत, तो यूराल ये नहीं सुमेलित हैं। वासजेस पर्वत ये भ्रंशोत्स पर्वत का उदाहरण है, तो बिल्कुल सही है। माउंट किलिमंजारो ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं, तो ये 2 सही हैं, 2 और 3 सही हैं। इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यूराल पर्वत और फ्यूजियामा किस तरह के पर्वत का उदाहरण है? चलिए देखते हैं। देखिए, उत्तर अमेरिका का अपलेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं तथा इनकी ऊंचाई बहुत कम है। बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तथा भ्रंशोत्स पर्वतों का निर्माण होता है, ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी कि हॉस्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडे को द्रोणिका भ्रंश यानी कि ग्रावेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वाजसेई पर्वत इसी तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जापान का फुजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? राइट आंसर है प्रशांत महासागर में मौनाकी पर्वत अवस्थित हैं। प्रशांत महासागर आपको याद रखना है। प्रशांत महासागर में स्थित मौनाकी पर्वत हवाई द्वीप पर सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 10,205 मीटर है, माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आप सभी को पता है तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है। पठार आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। ठीक है, केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण आप देख सकते हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। पहला स्टेटमेंट है, अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने होते हैं, तो बिल्कुल सही है। अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने होते हैं। दूसरा है, मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, तो बिल्कुल सही है। मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती हैं, ये कहने का मतलब है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही दिया हुआ है।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोल जाने वाले पदार्थों जैसे बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान अधिक उपजाऊ होते हैं तथा यहाँ आवास एवं परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा देश भारत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। पहला है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य हुआ है? तो देखिए, मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक ये मुख्य भूमि का है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 8 से लेकर 37 आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच हुआ है। कितने देशांतर के बीच हुआ है? तो आपको याद रखना है 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्व तक। ये दक्षिण पश्चिम से लेकर पूर्व तक का भारत का विस्तार है। इस तरह से आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर किन राज्यों से होकर गुजरती हैं? राइट आंसर है गुजरात, त्रिपुरा, राजस्थान, मिजोरम। तो इनमें सभी राज्य हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मिजोरम, राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, बल्कि 4 ही नहीं, कुल 8 राज्य हैं। चलिए 8 राज्यों का नाम देख लेते हैं। देखिए, कर्क रेखा के लगभग मध्य भाग से होकर भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती हैं। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं, जो इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों को नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत की स्थलीय सीमा कुल 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। कौन कौन से देश हैं? तो ये हैं चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। सर्वाधिक लंबा सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? राइट आंसर है बांग्लादेश के साथ। ऊपर हम बता चुके हैं। ठीक है, कब सबसे कम की बात करें तो अफगानिस्तान आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो देखिए, इसमें आपको हो जाएगा सिक्किम और त्रिपुरा। ये 3 राज्य हैं जो कि तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, सिक्किम एवं त्रिपुरा 3 तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम, नेपाल, भूटान तथा चीन। जबकि त्रिपुरा की बात करें तो ये बांग्लादेश की से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, एक ही देश है लेकिन 3 तरफ से त्रिपुरा घिरा हुआ है। बाकी सिक्किम ये 3 देश के साथ है। ठीक है, तीनों तरफ से सीमा 3 देश के साथ लगती हैं और त्रिपुरा एक ही देश है लेकिन तीनों तरफ से हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। भारत के कितने राज्य कम से कम 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? तो ऐसे कितने राज्य हैं बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 राज्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 7 राज्य हैं जिसकी सीमा कम से कम 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तराखंड, नेपाल और चीन के साथ सिक्किम, तो कम से कम वहाँ पे बात हो रही है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, नेपाल, भूटान और चीन के साथ। ये सारे आपको फैक्ट से याद रखना है क्योंकि ये फैक्ट से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, चीन, भूटान और म्यांमार के साथ। असम की बात करें तो भूटान और बांग्लादेश के साथ। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ। मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी बहती है विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी है तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, अर्थात नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो आपको सही कथन की पहचान करनी है, ठीक है। ताप्ती नदी के संदर्भ में कथन देखते हैं। तो देखिए, ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती हैं, तो दक्षिण में क्या बहती हैं? तो बिल्कुल सही है, दक्षिण में बहती हैं। ताप्ती नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये गलत दिया हुआ है। ताप्ती नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित हैं, तो ये भी गलत दिया हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, 2-3 असत्य हैं। ताप्ती नदी के अलावा नर्मदा भी पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है, तो वहाँ एकमात्र नदी की बात हो रही है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। बहती हैं पूर्व से पश्चिम, लेकिन उसके साथ साथ नर्मदा भी बहने वाली नदी है पूर्व से पश्चिम की ओर, खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। तथा अजंता एवं सममाला पर्वत ताप्ती नदी के दक्षिण में अवस्थित हैं। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जा सकता है उत्तर से दक्षिण की ओर। उनका सही क्रम की बात करें तो देखिए, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, ये क्रम फ्रेंड्स आपको याद रखना है। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक क्रम है, ठीक है। समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जा सकता है उत्तर से दक्षिण का क्रम आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आ जाएगा आपको बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय हमारे देश के लिए संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का क्या मतलब होता है? बर्फ का घर, ठीक है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर श्रृंखला की बात करें तो बृहद हिमालय, हिमाद्री जिसे कहा जाता है। मध्य हिमालय हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र हैं, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से पढ़िए और कौन सी नदी डेल्टा बनाती हैं? डेल्टा बनाने वाली नदी की बात हो रही है, तो देखिए इनमें कौन सी नदी डेल्टा बनाती हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां हैं जो कि डेल्टा बनाती हैं। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? देखिए, पहला कथन है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो बिल्कुल सही है। सुंदरबन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, तो क्या त्रिभुजाकार है? तो बिल्कुल सही है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। इस तरह से 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है, ठीक है। भारत का कौन सा द्वीप परवाल द्वीप है? तो आप सभी को पता है लक्षद्वीप परवाल द्वीप है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित परवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़ते जाइए, एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में गलत नहीं होंगे। इस तरह से सभी सब्जेक्ट को हम लोग चैप्टर वाइज एनसीईआरटी को रिविजन करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के जलवायु से और वनस्पति वन्य प्राणी से प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे आपका कोई भी वनडे एग्जाम है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आप सभी को पता है मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। मानसून शब्द का अर्थ अरबी भाषा में मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम, ठीक है। मौसम
वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है तथा किसी स्थान पर अनेक वर्षों 30 से 35 वर्ष में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। तो ये जलवायु की परिभाषा है, आप ध्यान रखिए। किसी स्थान पर अनेक वर्षों जैसे कि 30 से 35 वर्ष के लगभग में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? राइट आंसर है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। ये दो हैं स्टेट जहां पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है भारत में। ने एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शरद ऋतु के समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इस मौसम में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन होती है। तो बिल्कुल सही है, इसलिए मानसूनी जलवायु कहा जाता है, मानसूनी पवनें से होती हैं। तो देखिए कारण भी सही दिया हुआ है। आप स्टेट विशेष या यूपीएससी में का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें इस तरह के आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और बाकी ये ग्रुप डी एसएससी इसमें ज़्यादातर आपको फैक्ट्स पूछे जाएंगे। इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? तो देखिए, स्थान की स्थिति, समुद्र से दूरी, ऊंचाई, उच्चावच, ये सभी कारक महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी स्थान की जलवायु के निर्धारण के लिए। इस तरह से आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऊंचाई, उच्चावच, समुद्र से दूरी, स्थान की स्थिति आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आप सभी को पता है ऑप्शन सी, मासिन राव में विश्व का सबसे अधिक वर्षा होती है। कहाँ पर है? तो ये मेघालय में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों में, पश्चिमी घाट। तो ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी राज्यों में और पश्चिमी घाट तीनों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। कूट को देखते हैं तो देखिए इसमें ए सही हो जाएगा, 1 2 3 सही है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। ये वन वर्षा के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलतः वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। भारत में ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन अधिकांश पाए जाते हैं। और तरह के वन पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश की बात हो रही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अधिकांश वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है, एक और नाम है मानसूनी वन। ये सारे एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि यहीं से प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है, कटीली झाड़ियाँ वाली वनस्पति में पानी की सतही को कम करने के लिए पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। तो बिल्कुल सही है, पानी की सतही को कम करने के लिए पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ वनस्पतियों में भी भिन्नता पाई जाती है। तो बिल्कुल सही है, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ साथ वनस्पतियों में भी भिन्नता पाई जाती है। इस तरह से सही उत्तर 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, सी आंसर हो जाएगा। कांटेली झाड़ियों वाली वनस्पतियां शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की सतही को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। पर्वतों की ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए।
सूची 1 है रोजवुड महोगनी। तो ये देखिए रोजवुड महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ठीक है, 1 का 2 हो जाएगा। पीपल नीम, पीपल नीम का हो जाएगा आपको उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, पीपल और नीम एग्जाम्पल है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का। खैर बबूल, खैर बबूल क्या है, तो ये हैं कटीली झाड़ियाँ हैं खैर बबूल, इसमें कांटा रहता है। पाइन देवदार, तो ये पाइन देवदार हो जाएगा पर्वतीय वनस्पति, ठीक है, पर्वतीय वनस्पति। इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। तो इसमें कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में देखिए रोजवुड महोगनी आबनूस आदि हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में पीपल नीम शीशम सागौन साल ये एग्जाम्पल हैं। कटीली झाड़ियों में खैर बबूल कैक्टस कीकर आदि हैं। कटीली की बात हो रही है तो समझिए जिसमें कांटा होगा, पत्ते कांटा के रूप में होंगे। पर्वतीय वनस्पति में पाइन देवदार चीड़ आदि आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, मैंग्रोव वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। दूसरा कथन है सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है, तो बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंग्रोव वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इस प्रजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा, प्रजाति का नाम है, ठीक है। तो क्यों पड़ा था ये भी स्टेटमेंट देके आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रजाति के नाम पर सुंदरबन पड़ा है। दोनों कथन सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। राइट आंसर है अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो देखिए प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है ताकि वन्यजीव के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है। तो आप सभी को पता है हिमालय क्षेत्र में जंगली बकरी पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र में जंगली बकरी पाई जाती हैं। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना ही होगा अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास। तो आप सभी को पता है कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं। गुजरात के कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं। देश और उनके निवासी, ठीक है, देश और उनके निवासी भाग 1 है।